चलिए, तो हम कहाँ थे? हम थे अब तक हमने जो कि आपका पूरा कि कैसे हिमालय अफवाह तंत्र का विकास और इससे संबंधित है कि ये कैसे भागों में बांटा गया है, इससे संबंधित बात हमारी हो चुकी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या है हिमालय अफवाह तंत्र में जो नदियां हैं वो कौन कौन से अफवाह तंत्र की नदियां हैं। तो सबसे पहले आता है आपका सिंधु नदी तंत्र। यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है, यानी कि द्रोणी यानी कि जिस नदी क्षेत्र में नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी कुल लंबाई जो है आपके 2880 किलोमीटर है। कितनी आपके? 2880 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत में इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर जो है आपके इसकी लंबाई है भारत में। और भारत में यह हिमालय नदियों में सबसे पश्चिम में है और इसका उद्गम जो है कि तिब्बत के कैलाश श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से जो आपके शुरू होती है और जो कि आपका 4.164 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तिब्बत में इसे सिंगी खबांग, ये नाम याद रखिएगा, सिंगी खबांग, ठीक है, खबान, सिंगी खबान जो है कि इसको तिब्बत में कहा जाता है, या शेरमुख भी कहते हैं। जहाँ से नदी जो उद्गमित होती है उसको सिंगी खबांग या शेरमुख भी कहा जाता है। लद्दाख और जांस्कर श्रेणियों के बीचों बीच, ये याद इम्पोर्टेंट, मैं इसको दूसरे कलर में भी हाईलाइट कर देता हूँ आपका, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये लद्दाख और जांस्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। कहाँ में बहती है? आपके लद्दाख और जांस्कर श्रेणियों के बीच में ये नदी बहती है, ठीक है। ये यहाँ पे लद्दाख है और जांस्कर के बीच में ये नदी आपकी बहती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो और इसके आगे अब क्या है आपका, अब आगे देखते हैं कि बीच में उत्तर से पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में, ये यूं उत्तर पश्चिम दिशा में ये आपके पहले कौन सी आएगी बताओ? लद्दाख आएगी कि जांस्कर आएगी? तो पहले आएगी आपकी लद्दाख श्रेणी और फिर जांस्कर, ठीक है। और बहती हुई ये लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है और लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी लद्दाख के गिलगिट के समीप में एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका क्या है आगे, हम क्या है कि चलिए, तो कहाँ थे? इसमें एक चीज और आपको मैं परिवर्तित कर देता हूँ, क्या है आपका, ये चीज याद रखिएगा। ये जो है पहले आपकी क्या पड़ती है, वो आपकी पड़ती है पहले जांस्कर, ठीक है, और नीचे पड़ती है आपकी लद्दाख, क्योंकि आगे पीछे नाम लिखा है उस वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो ठीक है, क्या है पहले? चलिए चलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्या आपका लद्दाख और जांस्कर के बीच में जो आपके सिंधु नदी बहती है और फिर जो आपके लद्दाख में गिलगित बाल्टिस्तान में जो है कि एक दर्शनीय महाखंड का भी निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और इसके जो है कि मानचित्र में रेखांकित करें, तो अगर हम मानचित्र में अगर हम इसको देखें, ठीक है, अब हम इसको साफ करते हैं पहले और आपको बताते हैं,
ठीक है, ठीक, ठीक है। तो ये आपकी, ये देखिए, ये जो आपकी सिंधु नदी है, ये ऊपर, ये यहाँ से, ये पाकिस्तान में सब। अब ये कहाँ ऊपर कौन सी होगी आपकी, हो गई आपकी लद्दाख, और ये इसके बीच में कहाँ है, जांस्कर। ठीक है, लद्दाख और जांस्कर के बीच में ये नदी बहती हुई जा रही है। ठीक है, ये सिंधु, और पाकिस्तान में कहाँ पे प्रवेश करती है आपकी, तो ये आपकी करती है दर्दिस्तान में। ठीक है, दर्दिस्तान में सिंधु नदी बहुत सी सहायक नदियां हैं जो पर्वत या हिमालय से निकलती है, जैसे इसमें श्योक नदी है, गिलगित नदी है, जांस्कर रिवर है, हुंजा है, नुब्रा है, शिगार है, और गोस्टिंग है, और द्रास है। ठीक है, ये नदियों के नाम याद रखिएगा, सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से निकलकर मैदान बाहर आ जाती है, यानी कि मैदान में आ जाती है, और जहाँ से दाहिने तट से इसमें काबुल नदी। ठीक है, अब ये नदी आ गई, ये दाहिने तट से काबुल। ठीक है, काबुल अफगानिस्तान से आती है। ठीक है, नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियों में आपके खुर्रम है, तोची है, गोलम है। दाहिने तट यानी कि राइट हैंड से। ठीक है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में यही है। अब कोई नदी मान लीजिए कि ये ही है, ये नदी इस तरीके से बह रही है सिंधु, तो ये राइट होगा। अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफी की लोकेशंस को याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में अगर हम एंटर करते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान वाले हमारे जो है कि लद्दाख वाले अभी यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र से, तो यूं नदी ये जैसे ये मैप में जा रही, यही मैप में देखते हैं ना, तो ये आपके क्या है, अगर आप वहाँ के ऊपर देखेंगे तो ये आपका जो है कि आपका दाहिना, ये दाहिना और ये बायां, ये वाला बायां क्षेत्र है ना। ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो वो है आपकी खुर्रम है, तोची है, गोलम है, और इसी में जो है आपकी कौन सी आती है, ये भी याद रखिएगा, काबुल भी उधर से आती, बियोआ है, और संगर है। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। सुलेमान श्रेणियों की अगर हम बात करें तो सुलेमान श्रेणी ये यहाँ से इस तरफ ये सुलेमान श्रेणी हो गई, इधर हिंदू कुश पर्वत हो गया। ठीक है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो अगर ऊपरी क्षेत्र में देखेंगे तो आप वो पूरी सुलेमान पहाड़ियाँ हैं जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी बॉर्डर बनाती हुई जो है आपके ये कहाँ तक, ईरान तक विस्तारित है। अब हम बात करते हैं, यह नदी दक्षिण में बहती हुई मिठानकोट के निकट पंचनद जल प्राप्त करती है, और पंचनद नाम पंजाब से 5 मुख्य नदियों, क्या है नाम, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। अतः अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में, याद रखिएगा पूर्व में, ईस्ट में अरब सागर में गिरती है, और भारत में सिंधु, लद्दाख एवं जम्मू और कश्मीर से बहती है। यानी कि भारत में कहाँ से, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जो है आपकी सिंधु नदी बहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब झेलम नदी के बारे में बात करें। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पांजाल गिरिपाद में स्थित वैरीनाग पर्वत से, कहाँ से, वैरीनाग पर्वत से झेलम रिवर निकलती है। और पाकिस्तान में ये प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर में वुलर लेक का याद रखिएगा, वुलर लेक कौन से, झेलम नदी से बहते हुए तंग व गहरे महाखंडों से गुजरती है, और पाकिस्तान में जो है जंग के निकट ये चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, यानी कि ये चेनाब में मिलती है। ठीक है, ये देखिएगा, अब देखते हैं, आपको बताते हैं। या इसमें एक तो 2-3 चीजें याद रखिएगा। सबसे उत्तर में कौन सी है आपकी, अगर सिंधु के बाद देखते हैं तो आप झेलम, चेनाब, सॉरी हाँ झेलम है, फिर चेनाब है, फिर आपकी रावी है। ठीक है, और फिर आपकी ब्यास है। व्यास जो है कि पहले ही सतलज में मिल जाती, तो
किसको? सतलज। तो ये आप इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, आपका उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर में, यानी कि सबसे ऊपर झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है और सतलज है। यूपीएससी की परीक्षाओं में इस तरीके से उन्होंने पूछा है। और अब इसके बाद महत्वपूर्ण ये है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ देखो आप, ये झेलम रिवर है, झेलम, ठीक, ये झेलम रिवर आई है और ये किस में मिल गई है? ये चेना, अलग अलग पेन से अलग अलग करता हूँ, ये आपकी चेनाब है, ये चेनाब है, ठीक है, पीला कलर, ये आपकी रावी है, ठीक है, और ये जो आपकी है, ये आपकी है सतलज, ठीक है, और ये जो आपकी है, ये ब्यास है, ये ब्यास पहले ही आपके सतलज में मिल जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे, फिर मैं आपको इसको और अच्छे से विस्तारित रूप में बताऊंगा और बढ़िया। जो हमारा कॉन्सेप्ट या जो कन्फ्यूज़न है वो तो हमने देख लिया है। तो झेलम किस में मिलती है? याद रखिएगा, झेलम मिलती है आपकी, झेलम चेनाब में मिलती है, और चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चंद्र और भागा दो सरिताओं से मिलकर बनती है। यह सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी से के आपस में मिलती है, तांडी में निकलती है, और इसलिए इन्हें चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह 1180 किलोमीटर जो है कि भारत में बहती है। रावी नदी जो है सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग से, ठीक है, याद रखिएगा, रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे से पश्चिम में बहती है, और यह राज्य की चंबा घाटी से बहती है ना। आप अगर सुने होंगे तो चंबा वैली बहुत ही खूबसूरत हिमाचल प्रदेश में जो आपका कि रमणीय स्थल है। और अगर आप वहाँ की खूबसूरत, अगर आपने वो गाना सुना होगा तो कि शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, चंबे जाना जरूर, वो वाला तो बहुत ही, और चंबा वैली बहुत खूबसूरत है। आप अगर एक बार आपको मौका मिले तो आप जाके जरूर देखिएगा। फिर हम बात करते हैं, चलिए फिर कहाँ आया आपका कि पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब में मिलती है, ठीक है, ये कहीं में मिलती है? आपकी चेनाब में मिलती है, याद रखेगा। यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधार के बीच में, पीर पंजाल का दक्षिण और पूर्वी, अब मैं ये फिर से आपको बताता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब दक्षिण और पूर्वी, तो ये वाला क्षेत्र आपका हो गया, ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो गया दक्षिण पूर्वी भाग का पीर पंजाल का, और धौलाधार के बीच में बहती है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और यह समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई से रोहतांग दर्रे, ये भी रोहतांग दर्रे से, और आपकी कौन सी एक और है रोहतांग दर्रे से, रावी और व्यास, ठीक है, रावी और व्यास रोहतांग दर्रे से, ठीक है, रावी और व्यास दोनों रोहतांग दर्रे पे, ये रोहतांग दर्रे में आपके कुल्लू पहाड़ी से के निकट रोहतांग दर्रे से के पश्चिम से निकलती है, और ये आपके कहाँ से निकलती है? आपके रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड है, वहां से जो आपकी कौन सी नदी निकलती है? हमारी व्यास नदी मिलती है, व्यास कुंड से निकलती है, और यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती हुई धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी
के महाखंडों का निर्माण करते हुए पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और हरिके के पास में जो आपके सतलज में मिल जाती है। और अब आता है नंबर आपके सतलज नदी का। सतलज नदी तिब्बत में जो आपके 4,555 मीटर या 4,555 या, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक बोला जाता है, तो 4,555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर लेक से के निकट राकसताल से, ठीक है, मानसरोवर लेक के निकट राकसताल से निकलती है और यहाँ इसे लॉन्गचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ये यानी कि लद्दाख से निकलती है, याद रखिएगा। भारत में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 4,000 किलोमीटर तक 400 किलोमीटर तक का सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखंड का निर्माण करती है। यह हिमालय पर्वत में शिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती हुई यह एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व की ओर बहन। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है सिंधु की, क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना या जो आपकी गंग नहर या आपका जो इंदिरा गांधी नहर है, जो पूरे राजस्थान के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों और जो हरियाणा वगैरह में जो हरियाणा पंजाब में जो जल की आपूर्ति करती है सिंचाई के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें एक और चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो सिंधु नदी जो सतलज नदी है, लगभग आप देखेंगे इसको तो ये सारे हिमालय को काटती हुई आती है, यानी कि आपका बृहद हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर आपका मिडिल हिमालय और आपका शिवालिक, ये चारों पहाड़ों को आपके काटते हुए ये नदी भारत में आती है। तो इसलिए इसके बारे में ध्यान रखना कि ये सभी जो है कि महान जो जितनी भी जो हमारे हिमालय के जितने भी महान हिमालय, ग्रेटर महान जो है कि बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय यानी कि, और उसके बाद आपका मध्य हिमालय और आपका शिवालिक, ये चारों को काटती हुई बह के आती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब हम इसमें अब गंगा नदी तंत्र को शुरू करने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। अब हम आते हैं यहाँ, झेलम सिंधु कहाँ से निकली थी आपकी, बताओ। तो सिंधु आपकी निकली थी, कहाँ से निकली थी, लद्दाख में कहाँ से, कैलाश मानसरोवर श्रेणी से, बोखरचू, कहाँ से, बोखरचू से। ये लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको, बोखरचू, और यहीं पे कैलाश मानसरोवर श्रेणी है, ठीक है। अब आती है हमारी झेलम की बारी। झेलम नदी कहाँ से निकली थी, तो अब हम शुरू करते हैं मुख्य बात हमारी। तो झेलम कहाँ से निकली थी बताइए। तो झेलम हमारी जो निकली थी वह पीर पांजाल के गिरिबान वेरीनाग झरने से, ठीक है, वेरीनाग, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ से निकली थी आपकी,
सॉरी माइक की थोड़ी सी आवाज़ है। तो हमने ये देखा कि एक तो ये है कि चेनाब में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो एक तो आपकी झेलम मिलती है और रावी मिलती है, और सतलज में कौन सी मिलती है, तो व्यास नदी मिलती है। और चेनाब जो आगे आगे आके ये सतलज में मिलती है। और सतलज कहाँ पे, आपके मीठान को कोट के पास में पाकिस्तान में जो है आपके सिंधु में मिलती है सतलज नदी, ये बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब गंगा नदी तंत्र की हम बात शुरू करते हैं। तो अपने द्रोणीय व सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 किलोमीटर, है ना, 3900 किलोमीटर की ऊंचाई 3.9 यानी कि लगभग 4 किलोमीटर मीटर की 4 किलोमीटर, हाँ 4 किलोमीटर की इतनी है ना, हाँ 3.9 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। और यह भागीरथी के नाम से, ठीक है, यहाँ पे भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों से होकर, यानी कि तंग यानी कि जो महाखंड वगैरह है पहाड़ियों वगैरह के क्षेत्र से, उससे निकल कर होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी और इसमें याद रखिएगा, देवप्रयाग से भागीरथी, देवप्रयाग में कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। और यहीं से इसका नाम फिर आपका गंगा हो जाता है। इसके बाद से गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी के स्रोत की हम बात करें तो ये बद्रीनाथ के सतोपथ हिमालय हिमनद से, कहाँ से, आपके सतोपथ हिमनद से, ठीक है। जो अलकनंदा है वो सतोपथ हिमनद से निकलती है। और अलकनंदा में ही, अलकनंदा जो है आपके, अलकनंदा में धौली गंगा और आपका विष्णु गंगा धाराएं मिलती है। और जोशीमठ या विष्णु प्रयाग जो आपके विष्णु गंगा जो जहाँ मिलती है वहां पे विष्णु प्रयाग, और धौली गंगा जहाँ मिलती है आपका पंचप्रयाग की यहाँ पे बात कही जाती है, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा व अन्य सहायक नदियां और पिंडार नदी भी इसमें सहायक, जिसमें पिंडार नदी कहाँ पे, आपके कर्ण प्रयाग से पिंडार नदी मिलती है। और विष्णु प्रयाग से कौन थी, विष्णु गंगा। और जो आपके धौली गंगा मिलती है, धौली और विष्णु गंगा कहाँ से, विष्णु प्रयाग से। और पिंडारी नदी कर्ण प्रयाग से। और मंदाकिनी नदी और काली गंगा इसमें रुद्र प्रयाग से मिलती है। और गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार में जो है ये नदी मैदानों में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले ये दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व ये होता है, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो। और फिर बाद में जो आपके कहाँ, बाद में पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, यानी कि पूरे ये इस साइड यूं गंगा, ठीक है। अंत में यह दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरिकाओं धाराओं में भागीरथी और पद्मा, जब यहाँ पे इसमें कौन, ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है तो ये पद्मा में विभाजित हो जाती है। और इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग का जो है कि किलोमीटर मार्ग तय करती है। यानी कि सबसे अधिक यूपी में, उसके बाद यूपी में सबसे अधिक यूपी में, फिर आपका ममता दीदी के वेस्ट बंगाल में, फिर आपके कहाँ आएगी ये, फिर बहती है आपके बिहार, और फिर आपकी यूपी यानी कि उत्तराखंड। तो किन 1 2 3 और 4 राज्यों से ये बहकर निकलती है। और बाकी जो राज्यों में है इस नदी का अपवाह क्षेत्र है, यानी कि इसकी सहायक नदियां इन राज्यों से, या सहायक या उपसहायक नदियां जो इसमें आके मिलती हैं वो इन राज्यों से बहती है। तो वो अपवाह तंत्र, पूरा गंगा नदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा तंत्र हो जाता है, क्योंकि पूरा उसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है, राजस्थान की नदी आती है, क्योंकि राजस्थान की एक नदी जिसका नाम क्या है आपका, बनास नदी, वो मिलती है कहीं में, जो आपकी चंबल में। और फिर चंबल जो है आपकी यमुना मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है। और ऐसे ही जो छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह से जो नदियाँ निकलती हैं
तो इस वजह से इसका जो आप कहेंगे, या यमुना नदी जो है कि आपके महाराष्ट्र वगैरह सॉरी हरियाणा वगैरह से बहते हुए आती, तो वहाँ से भी ये विभिन्न सहायक नदियों का जल जो है कि अपने आवास से इकट्ठा है। तो ये जो अगर हम बात करें कि अफवाह तंत्र की, तो इसका बहुत बड़ा अफवाह तंत्र भारत में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गंगा द्रोणी केवल लगभग भारत के 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत की सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जिसमें उत्तर में हिमालय के निकट निकलने वाली बारहमासी व अनित्य नदियां और दक्षिण के प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्य नदियां, है ना, अनित्य नदियां शामिल होती है। सोन नदी दाहिने किनारे से में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है, और यही इनका सीक्वेंस है। ठीक है, याद रखिएगा। मैं एक बार आपको फिर से लिख के बता दूं, क्योंकि ये जरूर पूछा गया है यूपीएससी में, बिल्कुल सबसे चहेता क्वेश्चन है यूपीएससी का। सबसे पहले रामगंगा मिलेगी, फिर क्या मिलेगी आपकी, फिर आपकी गोमती मिलेगी, और गोमती नदी ऐसी नदी है एकमात्र यूपी की जो आपके यूपी में ही पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में जो है कि से ये निकलती है। फिर गोमती मिलेगी, फिर आपकी घाघरा, फिर आपकी गंडक, और गंडक के बाद फिर आपकी कोशी, और फिर आपकी महानंदा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये घाघरा और गंडक, ये सीक्वेंस है, आप याद रखिएगा। ये हमेशा आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि कैसे क्या सीक्वेंस है। तो क्या है, राम गोमती घाघरा, राम गोमती घाघरा, गंडक कोसी महानंदा, राम गोमती घाघरा, गंडक कोसी महानंदा। याद रखिएगा, राम गोमती घाघरा, गंडक कोसी महानंदा। ये सीक्वेंस जरूर याद रख लेना मतलब क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आपको हमेशा इसकी आप देखेंगे कि हर परीक्षा में, खासकर जो है कि यूपीएससी में, तो जरूर वो इस सीक्वेंस को जरूर ही पूछता है। ठीक है, अब हम क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना के बारे में? यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जो कि जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, और ये राष्ट्रीय नदी गंगा जो है कि राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसे संरक्षित व कायाकल्प को आपका पूरा करना था। नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करना, या नदी के किनारे विकास करना, नदी सतह की सफाई करना, जैव विविधता संरक्षण करना, वनीकरण को बढ़ावा देना, जन जागरूकता, और गंगा ग्राम जो है कि गंगा के किनारे के आसपास जो ग्राम है वहाँ पे गंगा ग्राम इस्टेब्लिशमेंट करना, और औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी करना है। और इसी में जो है कि आपके एक स्वच्छ गंगा को स्वच्छ करना, और उसको निर्मल और अविरल धारा के रूप में सदैव जो आपके उसे बहना। और क्योंकि गंगा नदी का जो है आपके सांस्कृतिक महत्व भी भारत में या हमारे हिंदू समाज में बहुत है, क्योंकि हमारे जो भी पवित्र त्योहार वगैरह होते हैं उस पे हम गंगा स्नान या घाटों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमेशा गंगा को एक, अगर वो स्वच्छ और अविरल धारा नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं उसके सांस्कृतिक जो महत्वता है उस पर भी आ जाने की, या उस पर भी कहीं ना कहीं संकट की बात आती है। इसीलिए हम गंगा को सबसे महत्वपूर्ण नदी मानते हैं, उसके संरक्षण की बात करते हैं। वैसे जल संरक्षण, सारी नदियों के जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यमुना गंगा की सबसे पश्चिम व सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत कहाँ पे आपका? यमुनोत्री हिमनद है, जो कि हिमालय के बंदरपूछ श्रेणी से पश्चिम ढाल से 6.316 मीटर ऊंचाई से पर स्थित है, और यह प्रयागराज के पास में गंगा के संगम से मिलती है, और इसी पे जो आपके इसी संगम पे आपके जो संगम पे आपके क्या लगता है? महाकुंभ लगता है, जो कि अभी पिछले वर्ष भी जो प्रयागराज में लगा था। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, ये दाहिने तट से काय में मिलती है? ये मिलती है यमुना में मिलती है। और फिर जबकि हिंडन, रिंद और सागर और वरुणा नदियां जो इसके बाएं तट से इसमें मिलती है। इसकी अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य से
पश्चिम या पूर्वी यमुना नहरों का जो है आगरा में आता है, यानी कि इसमें इसी से जो आपकी जो नहरें बनाई गई हैं, पूर्वी यमुना नहरों और आगरा की नहरों का जो है इसी नदी पे निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका काम है। वैसे अगर आप देखेंगे तो यूपी, ठीक है, उत्तराखंड, फिर कहाँ आएगा, हिमाचल प्रदेश, सॉरी हरियाणा, फिर दिल्ली, यूपी, ठीक है, और यूपी में ये आपके इसमें मिल जाती है। तो मुख्यतः ये 4 राज्यों में तो बहकर होती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की माला के पठार में महू के जाना पाव पहाड़ी के निकट से जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और ये उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुंचती है और जहां पर यह गांधी सागर मंदसौर में है, ठीक है, बनाया जाता है। और कोटा से यह बूंदी और सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में आपके कहाँ पे मिलती है, यूपी में इटावा में, यूपी के इटावा में जो है कि आपके यमुना में मिलती है। चंबल अपने उत्खाद भूमि वाली भू आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यह चंबल खंड या रेवाइन इन्हें कहा जाता है। गंडक नदी 2 धाराओं में काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है। गंडक कौन सी, धौलागिर और एवरेस्ट के बीच, धौलागिर एवं गिरी, एक सेकेंड, धौलागिरी एवं माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये दोनों पीक हैं, यानी कि आपकी सबसे ऊंची चोटी है विश्व की एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई लगभग आपके 8.5 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। इस दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो गंडक नदी बहती है, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। बहती है और ये नेपाल धौलाधार के बीच में बहती है और ये नेपाल को अपवाहित करती है और बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है, चंपारण में। और यह पटना के निकट जो है कि सोनपुर में गंगा से मिल जाती है और दानापुर से कौन सी नदी मिलती है, तो दानापुर में आपकी सोन नदी मिलती है, ठीक है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो वो अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी भी निकलती है और वहीं से आपकी कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा भी निकलती है, ठीक है। अब इसके आगे और जो गंडक नदी कहाँ पे मिल जाती है, तो सोनपुर में। अब हम आगे देखते हैं घाघरा, ठीक है, हाँ, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तीला, सेती, बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह शीशा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है। महाखंड यानी कि 2 जैसे कि पहाड़ियों के बीच में, उनको गौर जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, यानी कि 2 पहाड़ों को काट के ऊंचाई से गिरती है ये, और 2 मतलब पहाड़ों को काट के गौर यानी कि एक खाई में जो है कि पूरी बहती है और निर्माण करती हुई ये पर्वत से बाहर निकलती है। और शारदा नदी काली या काली गंगा इसमें, अच्छा, इससे मैदान में मिलती है। शारदा नदी कह लीजिए, काली या काली गंगा इस कहाँ से मिलती है, तो मैदान में मिलती है। और यह अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। गंडक नदी कहाँ, घाघरा नदी कहाँ पे आपकी मिलती है, तो वो आपके छपरा में जो है आपके गंगा में मिल जाती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका मुख्य स्रोत आपका तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है और नेपाल और मध्य हिमालय को पार करते हुए के बाद इसमें पश्चिम से सोन, कोसी और पूर्व से तमूर नदी कोसी में मिलती है और अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोशी में आपके
मिल जाती है। क्या है आपका कि ये कहाँ से निकलती है, तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के उत्तर से, इस जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। उसके बाद इसमें जो है कौन कौन सी नदियाँ, सोन है, कोसी है, और पूर्व में तमुर कोसी मिल जाती है, और उसके बाद ये सप्तकोशी के नाम से भी जानी जाती है। फिर आपकी आती है रामगंगा। रामगंगा नदी को गैरसन के निकट से गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है। याद रखिएगा, कहाँ से, गढ़वाल पहाड़ी से, गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है, और अपेक्षाकृत छोटी नदी है, और शिवालिक को पार करने के बाद ये अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम, ये इस दिशा में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, ये पूर्व है तो पश्चिम में, ये इधर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में निकट जो है ये मैदान में प्रवेश करती है। अंत में यह कन्नौज के पास में जो आपके कहाँ पे, गंगा नदी में मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्ववर्ती किनारों पर दामोदर नदी बहती है, और यह एक भ्रंश घाटी में होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराबर नदी जो है कि आपकी इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली, हाँ, और जो ये है कौन सी, दामोदर नदी बंगाल का शोक, और कोसी नदी किसका, बिहार का शोक कही जाती है, कही जाने वाली। इस नदी में दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने को वश में कर लिया। यानी कि जो पहले ये बाढ़ वगैरह क्षेत्र, बड़े क्षेत्र पर लाते थे, अब ये जो दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के नामक इस उद्देश्य से जो, या इस परियोजना से आपके ये अब बाढ़ नहीं लाती इस क्षेत्र में। अब शारदा या सरयू, ठीक है, शारदा या सरयू का उद्गम नेपाल में मिलान हिमालय से होता है, हिमनद से होता है, और जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत और नेपाल सीमा के साथ बहती हुई जहाँ इसे काली या चाई कहा जाता है, और घाघरा नदी में मिल जाती है। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और चीज हो गई, शारदा नदी कहाँ की, घाघरा की, ठीक है, और घाघरा गंगा में कहाँ मिल जाती है, तो ये देखिए कहाँ पे, छपरा में, ठीक है। छपरा अगर हम कहें तो ये भोजपुर, यूपी जो बिहार में एंटर होते हैं, अगर हम देखेंगे तो छपरा डिस्ट्रिक्ट पर, छपरा उसका नाम जो है कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है शायद, ऐसे, हाँ, भोजपुर नाम से या इसी नाम से जो है आपके ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसी में जो है आपकी ये गंगा में मिलती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा सीक्वेंस क्या है, कहाँ गया, ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अब हम घाघरा, अब आते हैं गंगा नदी, एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा भी है, जो दार्जिलिंग पहाड़ी से, कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, और यह पश्चिम में बंगाल तथा यह पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। यह गंगा के दक्षिण तट पर सोन, एक बड़ी सहायक नदी है ना, गंगा के दक्षिण तट पर सोन बड़ी सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, और पठार के उत्तरी किनारों पर एक जलप्रपात की श्रृंखला बनाती है। यह नदी पटना से के पश्चिम में आरा के पास में जो है गंगा नदी में विलीन हो जाती है, या कहें कि दानापुर पटना में ही ये इसमें विलीन हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा का अपवाह तंत्र, ठीक है। चलिए आप देखते हैं ब्रह्मपुत्र का, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र है, और इसका जो है कि उद्गम कहाँ से होता है, कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर के निकट चेमायुंग ग्लेशियर हिमनद से होता है। यहाँ यह पूर्व दिशा में बहती हुई, यानी कि इस तरफ, अगर हम कहें तो बंगाल की खाड़ी की तरफ, या हम कहें अरुणाचल प्रदेश पूर्व की ओर बहती हुई, अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिण में तिब्बत के शुष्क व समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, जहां इसे सांगपो नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक, ठीक है। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है, रांगो सांगपो, और मध्य हिमालय में यह नामचा बरवा
जहाँ पे नामचा बरवा से सिंटैक्शियन बैंड यानी कि पूरा यूं, पूरा उसको काट के यूं, ये पूरी यूं नदी घूमती है, ठीक है। और सिंटैक्शियन बैंड बना के नामचा बरवा में एक निकट गहरे महाखंड का निर्माण करती है और यह एक प्रबुद्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती। हिमालय के गिरिपद में यह शीशंग या दिशंग, अच्छा दिहांग दिबांग ये कह रहा है, दिहांग या शीशंग या दिशंग के नाम से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे में या पश्चिम में यह नदी प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम ये पूर्व और ये पश्चिम है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदी दिबांग से और फिर सिकांग से और लोहित से मिलती है और इसके बाद यह नदी असम में जो है कि ब्रह्मपुत्रा में नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा के बाद ब्रह्मपुत्रा असम की सहायक नदियां आकर इसमें मिलती है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बूढ़ी दिहांग, धनसिरी है, और दाएं तट की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण नदियां जो है आपके सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच नदी है। सुबनसिरी ये बाएं तट, ठीक है। लेफ्ट हैंड कौन सी है, यानी कि जो उसके दक्षिण से आके मिलती है वो कौन सी नदियां हैं आपके, तो वो है बूढ़ी दिहांग और धनसिरी, ठीक है। अगर हम सही से देख, और आपके उत्तर से उसमें आके कौन कौन सी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच जो है उत्तर से आके मिलती है। सॉरी सर, हाँ दाएं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद जिसका उद्गम तिब्बत में है और एक पूर्ववर्ती नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा की ओर बहती है और बांग्लादेश में गंगा जो है कि पहले जमुना नाम से कहलाती है और तीस्ता नदी इसमें दाहिने तट किनारे से मिलती है और अंत में यह गंगा और यमुना मिलने के बाद यह पद्मा के नाम के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी हैं और इनमें जल ग्रहण क्षेत्र की भारी वर्षा के कारण अत्यधिक अवसाद आता है। और इसी नदी पे जो आपके माजुली द्वीप है, माजुली नदी द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, याद रखिए। अब प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की बात करें। प्रायद्वीपीय के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, कौन सा वाला है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालय अफवाह तंत्र के से पुराना है और यह तथ्य, ठीक है, क्या है आपका, यह तथ्य नदियों के प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ियों से गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों तथा अरब में गिरने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। पश्चिम घाट जो होता है वो आपके जल विभाजक का काम करता है, पूर्व यानी कि जो पूर्व में गिरने वाली नदियों और पश्चिम में गिरने वाली नदियों के लिए, ठीक है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का अंग है और प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्रों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं। ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं और विसर्प नहीं बनाती हैं और ये 12मासी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है, यानी कि तापी और नर्मदा जो है लगभग वर्ष भर इनमें पानी प्रवाहित होता है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का उद्विकास। अति प्राचीन काल में 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का निर्माण किया है। इसमें आरंभिक टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिम पार्श्व या पश्चिमी पार्श्व का अवतल या धसाव, जिससे यह समुद्र तल के नीचे चला गया, यानी कि जो पश्चिमी तल है या जो आपका पश्चिम घाट है उसके जो समानांतर जो तट है उसका कुछ क्षेत्र जो आपका समुद्र के नीचे धस गया। इससे मूल जल संभर
के दोनों ओर नदी का जो है कि सामान्यतः सम्मित योजना गड़बड़ा गई है और हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ और नर्मदा तापी इन्हीं भ्रंशों का, यानी कि जो ऊपरी जो आपके जब जब जो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और जब हिमालय का निर्माण हुआ तो इस प्रभाव के कारण जो है कि आपके तापी और नर्मदा भ्रंश का भी निर्माण हुआ और अपर्दन पदार्थ से मूल दरारों की ओर बहती है। ठीक है, इसलिए इन नदियों को जलोढ़ या डेल्टा निक्षेपों की कमी पाई जाती है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर और पश्चिम दिशा से उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम चिम से दक्षिण पूर्व की ओर झुक गया। ठीक है, इसीलिए जैसे कि आप कहेंगे कि ये झुक भी गया, या आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है वो उत्तर पश्चिम से अगर देखेंगे तो ये उत्तर पश्चिम ये वाला क्षेत्र से, ठीक है, इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर झुक गया। ठीक है, चलिए फिर अब क्या है आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय अफवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। ठीक है, अधिक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों को संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई अपना जल जो है कि बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग पर नौ संचालन भी होता है, इसीलिए जो है कि NH2 या NH3 इसी पे है। ठीक है, इस नदी का नेशनल वाटरवे, ठीक है, इस नदी का अपवाह द्रोणी जो है आपका 53% भाग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और 47% भाग उड़ीसा में। ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी, दक्षिण गंगा ये है, और दक्षिण की गंगा कहेंगे तो आपके वो आएगी कावेरी नदी। दक्षिण गंगा कावेरी और दक्षिण की गंगा, ये याद रखिएगा। दक्षिण की गंगा की बात आए तो वो आएगी कावेरी। ठीक है, यह महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर के निकट जो आपके ये नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका जो नदी सहायक नदियां कहाँ है? महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से। कौन सी? वेनगंगा, जो वेनगंगा है या वर्धा है या पेंच नदी है, ये सभी से में जाके मिलती है। और वेनगंगा आपके प्राणहिता के नाम से फिर आगे जाके जब ये वर्धा मिल जाती है तो प्राणहिता के नाम से जानी जाती है, और यही आपकी इसकी सहायक नदी है, किसकी? गोदावरी की। और आंध्र प्रदेश राज्यों में गुजरती है। ये 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% जो आपके महाराष्ट्र में है, 20% भाग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और शेष भाग जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में कौन कौन सी आपकी? ये देखिए, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। और पोल्लावरम में के दक्षिण में, जहाँ इसके मार्ग के निचले भाग में भारी बाढ़ आती है। गोदावरी एक सदृश प्रपात की रचना भी करती है। इसके डेल्टा भाग में जो है कि नौ संचालन संभव है। राजमुंदरी के बाद यह नदी धाराओं में विभक्त हो जाती है और बृहत डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अब आती है हमारी दूसरी महत्वपूर्ण नदी है आपकी, वो है आपके कृष्णा। कृष्णा जो है कि कृष्णा आपके कहाँ? पूर्व। ठीक है, कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह सह्याद्री के महाबलेश्वर के निकट से जो आपके निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह कोयना और तुंगभद्रा और भीमा इसकी सहायक नदी। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी सहायक नदी है। याद रखिएगा, ये सहायक नदियां जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न लगभग हर परीक्षाओं में बनता है। इस नदी में कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो आपके 27% भाग जो महाराष्ट्र में है, 44% कर्नाटक में है और 29% भाग आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू
जिले के ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह जो आपके 81.155 वर्ग किलोमीटर, अच्छा 81,155 वर्ग किलोमीटर में जो है कि यह अपवाहित होती है और प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है, क्योंकि इसमें ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी गर्मी के मानसून से और निम्न में आपके उत्तर पूर्वी मानसून यानी सर्दी से वर्षा मिलती है। इस नदी की द्रोणी 3% भाग केरल में है और 41% आपका कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु में। ठीक है, तो 3 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु और आपके कर्नाटक में। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में काबिनी, भवानी और अमरावती, काबिनी, भवानी और अमरावती है। ठीक है, अब आती है हमारी नर्मदा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार के पश्चिम में पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और दक्षिण में सतपुड़ा, कहाँ पे? ये दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य से यह भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती हुई या बनाती हुई 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर बहने के बाद ये आपके गुजरात के भरूच में जो है कि दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है। 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है और सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी के पास में है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए जो प्रारंभ योजना है वो नमामि देवी नर्मदे है। यह यात्रा के विषय में जानकारी आप मतलब जो नर्मदा, ये इसके जैसे कि जो मेधा पाटकर जी हैं उन्होंने जो है कि नर्मदा संरक्षण के लिए भी जो ये आपका कहाँ पे गुजरात में जो पुल जो परियोजना थी सरदार सरोवर परियोजना के तहत जो डैम बना उसकी ऊंचाई वगैरह बढ़ाने के समय में, या जो है कि उसके बाद विभिन्न राजनेताओं ने भी नर्मदा नदी के या नर्मदा देवी नर्मदे की जो आपके पद यात्रा जैसे शिवराज सिंह ने भी निकाली थी। और मध्य प्रदेश में जो है आपकी कि नर्मदा नदी का जो है आपका बहुत कहें कि जीवनदायिनी नदी है। यहाँ के अधिकांश क्षेत्र में जो है कि ये नदी जल की जो आपकी उपलब्धता करवाती है, कृषि वगैरह में महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं हम तापी। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदी है। ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। 724 किलोमीटर लंबी दूरी करने के बाद ये लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अपवाहित क्षेत्र है और यह अपवाह क्षेत्र 49% भाग महाराष्ट्र में है, 79 और 15% मध्य प्रदेश में और शेष भाग जो आपका 6% गुजरात में है। यह अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र। अच्छा हाँ, और ये नदी जो कहाँ पे आपके सूरत के पास में जो आपके अरब सागर में गिरती है। अब है आपके पश्चिम में लूनी राजस्थान की सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है और गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है, तत्पश्चात आपकी ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। ये संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक यानी कि कच्छ के रण में ही ये मिलने से यानी कि अरब सागर में मिलने से पहले खत्म। अब नदी जल उपयोग की सीमाओं के बारे में हम थोड़ी सी आपके बारे में चर्चा करते हैं। भारत में नदी प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्राओं के वहन करती है, लेकिन समय और स्थान की दृष्टि से हम देखते हैं कि मान लीजिए कि पूरे भारत में अलग अलग इतनी नदियां बहती हैं और उसके बाद बाढ़ भी आती है, वर्षा के समय में बाढ़ भी आती है। फिर भी हम देखते हैं कि गर्मी के समय में बहुत से क्षेत्रों में अकाल या सूखा हमें देखने को मिलता है। तो 12मासी नदियां वर्ष भर जल का वितरण जो है कि वहन करती हैं और परंतु अनित्यवाही नदियां में शुष्क ऋतु में बहुत से कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश में एक भाग में बाढ़ होती है वहीं दूसरे क्षेत्र में सूखा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह उपलब्धता में समस्या है या इससे प्रबंधन की? तो आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्याओं को कम करने के लिए सुझाव दे। तो अगर हम सुझावों की भी बात करते तो एक तो सबसे बड़ी इसमें ये है कि नदी जोड़ो
परियोजना एक, यानी कि जो सदावाहिनी नदियां हैं उनको आप जो सबसे कम नदियां हैं, नित्यवाहिनी नदियां हैं, उनसे जोड़ दिया जाए। ठीक है। और फिर इसमें पर यह है कि वही है, इससे पर्यावरण को भी हानि होती है, क्योंकि बहुत से क्षेत्र को दो नदी तंत्रों को जोड़ा जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं उसके पर्यावरणीय हानि, तो उसको कम से कम किया जाए।